जी हिजाब वाली से क्या मतलब है? वैसे अपने यहाँ पे अभी एक ममदानी है, एक ममदानी प्रो है। ओवैसी ममदानी प्रो बनने की कोशिश कर रहा है। अब मैं ओवैसी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये देखिए किसी पे रोक नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बने। इस देश में संविधान सबको अधिकार देता है कि पहले तो इतना अच्छा विचार आया है ओवैसी साहब को, तो मियाँ ओवैसी अपनी पार्टी की अध्यक्षा क्यों नहीं बनाते हिजाब वाली, या किसी पसमानदा को बना दे। और देखिए ना, जिसके पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना नहीं है, ये उर्दू भाईजान तंजीम है। उसमें हमने रिजर्वेशन ही करके रखी है, महायुति से होगा, हिंदू होगी, मराठी होगी। इसमें किसी को कोई शंका शुबा नहीं होनी चाहिए। आज तक इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम माना ही नहीं है, वरना कट्टरपंथी मौलानाओं के सामने महिलाओं के अधिकार का हनन कर दिया इन लोगों ने। 5 को बेल मिली, 2 को नहीं मिली। 2 को क्यों नहीं मिली वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो और सुप्रीम कोर्ट ने केवल बेल रिजेक्ट नहीं की, 1 साल तक ये बेल नहीं अप्लाई कर सकते। इस दौरान ममदानी वाला जो चीखो सिस्टम, अब ये इको सिस्टम नहीं रहा, ये चीख रहा है। न्यूयॉर्क से, न्यू दिल्ली से कोलकाता तक पोएम लिखे जा रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, और ये बोलता है कि फ्री कश्मीर, और उसके लिए कविता लिख रही है महुआ मोइत्रा। इनको कुछ शर्म है कि नहीं है? वो दूसरा वाला बोलता है चिकन ने काट देंगे। एक बार महुआ मोइत्रा जी, क्या कह सकते हैं, महान महुआ मोइत्रा जी ने कहा कि बांग्लादेश के घुसपैठिए भारत में क्यों आएंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और खुशी ज़्यादा है। तो नदवी जी ने, समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोला जुल्म होगा तो जिहाद होगा। भाई जुल्म तो सिखों पे भी हुआ, नरसंहार हुआ, और जुल्म तो कश्मीरी हिंदुओं से ज़्यादा किस पे हुआ। अब आम आदमी पार्टी भी ओपनली वो खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ मिलते जुलते हैं। मोदी विरोध एंड बीजेपी विरोध हैज़ नाउ ट्रांसम्यूटेटेड इनटू देश विरोध। जेएनयू से क्या क्या कांग्रेस ने इंपोर्ट किया वो तो देख लो, ये सुनिए। इनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है, वो भी शहीद है। इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, सुरक्षा। मैं इसको एक दूसरा जेएनयू बोलता हूँ। जेएनयू तो यूनिवर्सिटी का नाम है, ये उसको बोल सकते हैं जिहादी नेटवर्क ऑफ उम्मा। पश्चिम बंगाल में आज है बी से बलात्कारी बचाओ, बी से भ्रष्टाचारी बचाओ, और बी से भारी बचाओ। भारी मतलब घुसपैठिया बचाओ। अगर आप कह रही है कि आप टीएमसी के नेता के हैसियत से गई, तो पुलिस वहां पर क्यों जा रही थी? किसी ने ये नहीं कहा सरकार ने कि आप नाइट शिफ्ट में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई गई रात के लिए, आप सुरक्षा दीजिए, काम मत रोकिए उनका। काम मत रोकिए। अगर हम देखें जो अभी फर्स्ट ड्राफ्ट जो हो चुका है एसआईआर का, उनका यही कहना था कि ये एसआईआर नहीं एनआरसी करने की कोशिश की जा रही है। पर मैं कह रहा हूँ कि लोगों के मन में ये डेमोग्राफी के चलते जो एक हमारी डेमोक्रेसी पर एक खतरा मंडरा रहा है ना, वो उनके मन में कॉन्शियसनेस जाग चुका है। और इसीलिए डेमोग्राफिक चैलेंज इज द मेन चैलेंज, और इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो ग्रीन फाइल पर जूम करने पर पता चला, एक फाइल पे लिखा था। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में कई मुद्दे हैं जो बहुत तेजी से उछल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां उछाल रही हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना कि देश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए ज़हरान ममदानी की चिट्ठी लिखने के बाद उमर खालिद के पिता ने एक मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें उस पूरी घटना को, जिसमें जेएनयू में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद नारेबाजी हुई थी, जिसमें मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ किस तरह के नारे लगे थे, वो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखे। उसको लेके घुमावदार बातें वो कर रहे हैं। और तीसरी बात हम करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी इस समय एक पेन ड्राइव लेकर घूम रही हैं और लगातार ये कह रही हैं कि उनके पास बीजेपी के खिलाफ या अमित शाह जी के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत हैं। और वजह यह है कि आईपैक कंपनी के फाउंडर प्रतीक जैन, जो कि उनके आईटी सेल के हेड भी हैं, उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी। कानूनी कार्रवाई के बाद वो किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध जता रही हैं, कोर्ट में भीड़ उमड़ गई, यहाँ तक कि सुनवाई को आगे बढ़ाना पड़ गया। ये तमाम मुद्दे जो चल रहे हैं, इन सब मुद्दों के इर्द गिर्द एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। तो ये जवाब भी हम इन्हीं से जानेंगे, इन तमाम आरोपों पर कि क्या कहना है। और इस बार हमारे पास इस सवालों के जवाब देने के लिए, टू द पॉइंट बात करने के लिए शहजाद पूनावाला, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। शहजाद जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम। शहजाद जी, मैं सबसे ज्यादा आने वाला भाजपा का प्रवक्ता हूँ यहाँ पर। हम आपको इसीलिए बार बार बुलाते हैं कि आपकी बात जो है ना लोगों को पसंद भी आती है और स्पष्ट तौर से। और देखिए कितना मुस्लिम हेट्रेड है भाई, कि मुस्लिम भाजपा का भारतीय मुस्लिम प्रवक्ता सबसे ज्यादा पांचजन्य के और ऑर्गेनाइजर के इस मंच पे आता है। और सही बात है। और विषय भी आप देखिए, आज पहले ही हम टॉपिक जो है हमारा हिजाब वाला है,
जो ओवैसी जी ने बोला है कि बताइए, ये विषय भी मुसलमानों से ही जुड़ा हुआ है। एक तरफ ओवैसी जी कह रहे हैं कि भाई हिजाब वाली प्रधानमंत्री होनी चाहिए, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकता है ना, इसमें स्पष्ट तौर पे हिजाब नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो कोई भी हो सकता है। तृप्ति जी देखिए, मेरे पास आईफोन है और ये आईफोन प्रो है, ठीक है। ठीक। वैसे अपने यहाँ पे अभी एक ममदानी है, एक ममदानी प्रो है। ओवैसी ममदानी प्रो बनने की कोशिश कर रहा है। अब मैं ओवैसी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये देखिए किसी पे रोक नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बने। इस देश में संविधान सबको अधिकार देता है, हिजाब वाली हो, पर्दा वाली हो, जो भी हो। परंतु मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पहले तो इतना अच्छा विचार आया है ओवैसी साहब को, तो मियाँ ओवैसी अपनी पार्टी की अध्यक्षा क्यों नहीं बनाते हिजाब वाली, या किसी पसमानदा को बना दे। मेरी रिक्वेस्ट है कि देखो इतने तो वोट मिलते नहीं कि एक से ज़्यादा लोकसभा जीते। ओवैसी साहब की पार्टी में तो पर जगह है ना। तो मैं आपके माध्यम से एक अपील करूंगा कि ओवैसी मियाँ आप अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा एक महिला को बना दीजिए, एक पर्दा या बुरखे वाली महिला को बना दीजिए, फिर तो पता चले कि आप कितने सीरियस है इस विषय पर। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको, वो कहते हैं ना कि दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने ऊपर लागू कीजिए। तो मुझे लगता है कि पहले एक पसमानदा को बना दे। और देखिए ना, जिसके पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है वो सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो मुझे लगता है ये ममदानी प्रो मैक्स बनने की एक कोशिश है, परंतु वो सीरियस नहीं है। अच्छा, बात कहाँ से शुरू हुई मैं बताऊँ आपको जी। ये बात यहाँ से शुरू हुई कि मुंबई के पास मीरा भाईंदर भी है, हमारे एक नेता है कृपा शंकर सिंह। तो उन्होंने मीरा भाईंदर के लिए बोला से उतने उस कॉरपोरेशन के लिए कि वहाँ पे उत्तर भारतीय को हम मेयर बना सकते हैं। तो उसके बदले में क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी, इन लोगों का चीखा चिल्ली शुरू हो गया और इन्होंने बोला कि देखो ये मराठियों के खिलाफ है। तो हमने स्पष्टता से बोला, देवेंद्र जी ने बोला स्पष्टता से कि बीएमसी का जो महापौर होगा, मेयर होगा, वो हिंदू होगा और मराठी होगा, ठीक। अब जब हिंदी बोलने वाले के बारे में बोला तो तब तो ये इतना उछल कूद करते लगे। पर जब वारिस पठान ने बोला कि मुंबई की मेयर बुरखे वाली होगी तो ये पूरी जमात चुप है। और आज भी जब बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बुरखे वाली होगी, तो जिनको हिंदी भाषी से प्रॉब्लम था, भाई हिंदी भाषी भी तो हमारे ही लोग हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग भी हमारे भाई बहन ही हैं, तो भारतीय है ना, उसमें कोई सवाल तो नहीं है। उस पे जिन्होंने इतना चीख कर बोला, अब वो बोल रहा है वारिस पठान और उसकी पार्टी कि मुंबई का मेयर, बीएमसी का मेयर हिजाब वाली होगी, तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। इसलिए मैंने तो नया नामकरण किया है यूबीटी सेना का। ये उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना नहीं है, ये उर्दू भाईजान तंजीम है, उर्दू भाईजान तंजीम। देखिए, इस समय उनके पास जो वोट बैंक है वो यही मान के चल रहे हैं, जब से वो जो कहा जाता है कि बाला साहब की विचारधारा से अलग हुए हैं, उन्होंने ये सोचा कि कांग्रेस के ही हमारे पास वोट आएंगे और वो मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं, तो शायद इसलिए अब उनको लुभाने की कोशिश करें। पर शहजाद एक चीज़ तो है, जब देवेंद्र फडणवीस ये बोल सकते हैं कि मेयर जो है हिंदू और मराठी होना चाहिए, तो अगर दूसरी तरफ से बोल दिया हिजाब वाली होना चाहिए, तो ये बेसिकली ये बात आती ही क्यों? कोई मुंबई का रहने वाला या मुंबई का नागरिक भी बोल सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, पारसी हो, गुजराती हो, तमिल हो, मतलब जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, जो वहां बरसों से रह रहे हैं, ये मुद्दा उठना ही क्यों चाहिए? चेन्नई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तमिली बनेगा ना, कोलकाता के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई बंगाली बनेगा ना, वडोदरा के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई गुजराती बनेगा ना। तो भाई मुंबई में अगर हम मराठी की बात करते हैं और हिंदू में क्या दिक्कत है भाई? अब देखो, हिंदू की तो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने भी समझाई है। अगर आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते तो वो अलग विषय है। तो ये तो नक्की बात है कि मुंबई में जो बीएमसी है उसमें हमने रिजर्वेशन ही करके रखी है, महायुति से होगा, हिंदू होगी, मराठी होगी। इसमें किसी को कोई शंका शुबा नहीं होनी चाहिए। और जिनको ये सब ख्वाब आ रहे हैं, मैंने जैसे बताया, पहले अपने पार्टी के अध्यक्ष को बना दे भाई। जिसका भी दिल धड़क रहा है हिजाब वाली, बुरखे वाली, जिसके लिए भी हो सकता है, उनको लगता है कि सेकुलरिज्म दिखाने का यही तरीका है। अब मेरी माँ तो 60s 70s 80s में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उन्होंने आज तक हिजाब नहीं पहना। तो ऐसी भी मुस्लिम महिलाएं हैं जो हिजाब नहीं पहनती, हिजाब वाली ही बनेगी।
इस प्रकार की बातें कहने का मतलब साफ है कि आप कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं तो करें। हम लोग तो मराठी लोगों के साथ और उनके अधिकारों के साथ, बीएमसी में तो उनका अधिकार होगा ना। अच्छा, हिजाब वाली से क्या मतलब है? एक जैसा आपने अपनी माता जी का बताया कि वो तो हिजाब नहीं पहनती थी, एजुकेटेड भी होती हैं, काबिल भी होती हैं, पर हिजाब नहीं पहनती तो क्या वो नहीं बन सकती? ये एक्चुअली हमारे देश को और समाज को ये हज़ारों वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं। अगर आप किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को पूछेंगे तो कुरान पाक में भी जो हिजाब के रेफरेंसेस है वो आइटम ऑफ क्लोथिंग के हिसाब से नहीं है। हिजाब का रेफरेंसेस आँखों के हिजाब से दे रहा है, और वो मर्द पे भी है और औरत पे भी लागू होता है कि आप किस प्रकार से किसी महिला को देखते हैं या आपकी माइंडसेट इंटेंशन क्या होती है। पर उसको टर्न करके महिलाओं के लिए ड्रेस कोड बनाने का काम ये पुरुषवादी व्यवस्था ने किया है, और आज भी वो पुरुषवादी व्यवस्था जो हजारों वर्ष पहले की है उसको आज भी वो पुश करना चाहते हैं। इसीलिए शाहबानू का वर्डिक्ट आता है अपोज, सायरा बानू का ट्रिपल तलाक वर्डिक्ट अपोज, यूनिफॉर्म सिविल कोड अपोज। तो दरअसल ये हिजाब वाली तो बोल रहे हैं, पर ये मुस्लिम महिलाओं के साथ ये लोग हैं क्या? शाहबानू के जजमेंट में क्यों नहीं थे साथ में? ये 3 तलाक के जजमेंट में क्यों नहीं थे साथ में? तो इनकी हिपोक्रेसी है ये, क्योंकि आज तक इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम माना ही नहीं है। वरना कट्टरपंथी मौलानाओं के सामने महिलाओं के अधिकार का हनन कर दिया इन लोगों ने, उसको पूरा जो है समझौता कर दिया। तो तब तो आपको 50% मुस्लिम समाज नहीं याद आया महिलाओं का, और आज आप मुस्लिम महिलाओं के बड़े पैरोकार बनते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए किया है तो मोदी जी ने किया है। भाई जब टॉयलेट बन गए सबके घर में तो 70% से लेकर 30% स्कूल ड्रॉप आउट रेट मुस्लिम बच्चियों के कम हुए, और जिस प्रकार से उनकी डिग्निटी सुरक्षित हुई, आज मुद्रा लोन हो, आज आयुष्मान कार्ड हो, हर जगह मुस्लिम महिलाओं को भी मिला है और उनकी गरीबी की वजह से मिला है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया, अब हज आप जा सकते बिना महरम के, ये तो पहले पॉसिबल नहीं था। तो सबसे ज़्यादा काम अगर किया है हिजाबी महिलाओं के लिए भी, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी, वो भी हमने ही किया है। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ये लोग अपना डेटा भी चेक कर सकते हैं जाकर के हाँ, पर बिना- मुंबई का मेयर तो हाँ। हिंदू, मराठी और महायुति का ही बनेगा। इस पे किसी को बुरा लगे तो लगे। अब ये तो अभी चुनाव होने ही वाले हैं, स्पष्ट हो जाएगा थोड़े ही दिनों के अंदर कि मेयर कौन बनता है। जनता खुद ही अपना फैसला कर लेगी। नहीं, बनने ही वाला है। हाँ। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हम ज़्यादातर कॉरपोरेशन हम जीतने भी वाले हैं। अभी नगर निकाय में भी हम जीते हैं, हाँ। विधानसभा भी जीते। ये तो अभी बहाने बनाएंगे, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ था, ईवीएम खराब थे, ये सब बहाने बनाएंगे। अब वो जो हाथ मिलाने वाली बात एक जो उठकर आई थी कि कांग्रेस से हाथ मिला लिया था महाराष्ट्र के अंदर और वो AIMIM से, ऐसा कुछ नहीं हुआ हाँ। था। हमारे एक्चुअली क्या है, एक तो ये जो नगर निकाय या जो लोकल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं, ये विधानसभा या लोकसभा की तरह नेताओं के नहीं, कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं। तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव भी लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हम जहाँ पे हम हो सके हम लोग सत्ता में भी आए। अब कई बार उनकी वैचारिक स्तर पर नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर बॉन्डिंग हो जाती है। मतलब कोई किसी का मित्र है, साथ में आ गए, अब वो पार्टी लाइन नहीं देखते। तो हमने तो बहुत सख्ती से बोला है कि हम कांग्रेस के साथ या MIM के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। उल्टा जिसने ये गठबंधन किया भी था, एक्चुअली एक अघाड़ी बनी थी, जब अकोट की बात कर रहे हैं, हाँ। एक अघाड़ी बनी थी। जी। उस अघाड़ी में बीजेपी थी, NCP, अजीत पवार थे। अजीत पवार वाले फैक्शन ने 4 उनके वो MIM के कॉरपोरेटर को साथ में लिया, हमने नहीं लिया। फिर भी हमने अपने वहाँ के MLA को शो कॉज नोटिस भेज दिया और हमने उसको डिसॉल्व कर दिया। और जहाँ तक अंबरनाथ की बात है, तो अंबरनाथ में तो कांग्रेस के जो कॉरपोरेटर थे उन्होंने छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की। अब बीजेपी ज्वाइन करे तो किसी को क्या समस्या हो सकती है? मैं तो खुद कांग्रेस से आया हूँ, तो और हेडगेवार जी भी कांग्रेस से थे। ये तो बात सही है। तो जो गलत बार-बार छोड़ के सही में आए पूछते तो हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है, पर हमारा कोई कांग्रेस से अलायंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको लेकर फिर जिस तरह से सोशल मीडिया पे बातें फैलाई जाती है ना, देखिए, उद्धव जी ना ही बोले, वो अभी मेरे पास क्लिप में मैंने एक बार चलाया भी आपके यहाँ पे कि क्या बोलते थे बाला साहेब ठाकरे जी कांग्रेस के बारे में, आप ही के शो पे चलाया एक बार, है ना। तो मुझे लगता है उद्धव जी तो कम से कम इन विषयों को ना उठाए, उनके लिए बेहतर है। अब उद्धव जी इस समय कर क्या सकते हैं? उनकी अपेक्षाएं जिस जगह है, वोट बैंक से अभी उनकी बदल गई हैं विचारधारा के हिसाब से, तो वो उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन हमेशा जो भ्रम फैलाया जाता है उसकी स्पष्टता होनी बहुत ज़रूरी होती है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो दिल्ली में हुआ था,
उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका रद्द की गई और फिर वही 2017 की एक तस्वीर हमें जेएनयू में दिखाई थी। जिस तरह से 2017 में अफजल गुरु के लिए नारे लगे थे, ऐसे ही नारे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के लिए आपने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नारों पर किया, उसके बाद जस्टिफिकेशन देते रहे। उमर खालिद को लेकर एक तो ज़हरान ममदानी मुंबई में, वो यूएसए में न्यूयॉर्क के एक मेयर के पास से एक तो प्रतिक्रिया आना, इनके लिए चिट्ठी लिखना, उमर खालिद के पिता जो कभी सिमी के मेंबर थे उनका उनसे मिलना, उसके बाद यहाँ पर जब ज़मानत याचिका रद्द होती है जेएनयू में इस तरह के नारे लगना। उमर खालिद के पिता ने एक मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि जांच की जाए, नारे लगे नहीं लगे, बात घुमाने की कोशिश करना। ये सारी तस्वीर क्या दिखाती है, कौन सा इकोसिस्टम चल रहा है? देखिए, ममदानी साहब को न्यूयॉर्क की प्रबुद्ध जनता ने न्यूयॉर्क का कचरा, न्यूयॉर्क की गंदगी साफ़ करने का दायित्व दिया है। उनको कचरा साफ़ करना चाहिए, उनको वहाँ की गंदगी साफ़ करनी चाहिए। मैंने देखा, मैं तो खुद गया नहीं न्यूयॉर्क, पर बताते जो लोग गए कि बहुत गंदा है, बहुत बास आती है, मतलब वो शहर को अपग्रेड करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। तो कहाँ, क्यों अपना जो इतना कीमती समय और उनकी बौद्धिक ताकत हमारे न्याय प्रक्रिया में उसको खपा रहे हैं? इतना काम उनको दिया है कचरा उठाने का, हम अपना कचरा यहाँ पे संभाल सकते हैं। हमें अपना कचरा संभालना आता है। आपसे हमको ना, आपको आपके ज्ञान की आवश्यकता है। अब मैं अगर उनको बोलूँ कि इस प्रोसीडिंग में ये होना चाहिए, उस प्रोसीडिंग में हमारा कोई मेयर उनके यहाँ पे बोले तो कैसा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों की बेल हियरिंग थी, 7, उसमें से 5 लोगों को बेल मिली है। गुल्फी शाह, मोहम्मद खान, फलाना फलाना, ये सब कौन है? ये सब कौन है? हिंदू है क्या? जैन है क्या? मुस्लिम है? 5 को बेल मिली, 2 को नहीं मिली। 2 को क्यों नहीं मिली वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे, ये डिले का बहाना नहीं बना सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने केवल बेल रिजेक्ट नहीं की, 1 साल तक ये बेल नहीं अप्लाई कर सकते। इतना उसको उन्होंने गंभीर माना है, प्रामा फेसाई बोला है कि ये लोग इसके गिल्टी हैं, इस यूएपीए के तहत गिल्टी है दिल्ली को जलाने के लिए। और जिस प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से किया गया, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग था। ये सारी चीज़ें होने के बाद उनकी बेल रिजेक्ट हुई है। फिर भी एक मैं कह सकता हूँ कि ज़ोरान ममदानी वाला जो चीखो सिस्टम, अब ये इको सिस्टम नहीं रहा, ये चीख रहा है। न्यूयॉर्क से, न्यू दिल्ली से कोलकाता तक पोएम लिखे जा रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने पोएम लिखी। हाँ, महुआ मोइत्रा ने तो ट्वीट किया, एक पोएम लिख दी है शर्जील इमाम और उमर खालिद पे। नहीं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। कोई वो कोई विदेशी मूल का कोई एकदम नस्ल भेदी व्यक्ति ने भारत और दिवाली के खिलाफ अपशब्द लिखे थे तो उन्होंने उसको लाइक किया था। एक बार महुआ मोइत्रा जी, क्या कह सकते हैं, महान महुआ मोइत्रा जी ने कहा कि बांग्लादेश के घुसपैठिए भारत में क्यों आएंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और खुशी ज़्यादा है, यहाँ पे क्यों आएंगे? तो ये तो महुआ मोइत्रा के उच्च विचार है, जिन्होंने अपना पार्लियामेंट का पासवर्ड किसी विदेशी को दे दिया या विदेश में रहने वाले व्यक्ति को। तो वो तो उमर खालिद के लिए पोइट्री लिखेंगी। ममता बनर्जी ने भी उमर खालिद का समर्थन किया था 2020 में। तो ऐसे तत्वों का तो वो समर्थन करेंगे। पर मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि चीको सिस्टम जो है, इनकी हिपोक्रेसी देखिए। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान भी बोले, वृंदा करात, महुआ मोइत्रा, उदित राज, सब लोगों ने बोला। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं किया, इतना डिले हो रहा है इनके मामले में, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, बेचारे मुसलमान हैं तो टारगेट हुए। कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के टाइम पे इनको नहीं समझा। साध्वी प्रज्ञा को अभी जब क्लीन चिट मिली तो ये बेगैरत लोगों ने उनको फिर भी बोला कि वो टेररिस्ट है। और राहुल गांधी का तो ट्वीट है कि शी इज़ ए टेररिस्ट, जब कन्विक्शन नहीं हुआ था। और यहाँ पर इन दोनों को बेल नहीं मिल रही तो इनको बोला जा रहा है ये मासूम है। अभी वो कल या परसों कपिल सिब्बल और हामिद अंसारी का वो आपने वार्तालाप देखा होगा, तो वो बोल रहे हैं कि युवाओं में जोश है, तो कपिल सिब्बल बोल रहे हैं ये राष्ट्रवादी है, ये तो देश को सुधारने की बात कर रहे हैं। चिकन ने काटना, देश को सुधारना है। ये मैं आपको एक ट्वीट सुनाना चाहता हूँ। इसका ट्वीट है, ये क्या नाम है इसका, उमर खालिद का। उमर खालिद ने ट्वीट करके लिखा है, एक सेकंड से अगर आप बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिए। ये ट्वीट में वो लिखता है, पढ़ के सुनाना ज़रूरी है इसलिए मैं उसको आपको पढ़ के, हाँ ये सुनिए। आई डोंट केयर इफ़ आई फॉल,
as long as someone else picks up my gun and keeps on shooting. These were the words of Che Guevara, but it could have been of Burhan Wani. Burhan was not scared of death. He was scared of a life lived in subjugation. He lived a free man, died a free man. Doomed is the Indian occupation. Indian state, how will you defeat a people, Kashmir, who have defeated their own fears? Rest in power, Burhan, in solidarity with the people of Kashmir, free Kashmir. ये कश्मीर को बोलता है कि ये ऑक्यूपाइड लैंड है. इसके समर्थन में एक भारत की सांसद आ गई. भारत की संसद का रेजोल्यूशन है कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, और ये बोलता है कि फ्री कश्मीर, और उसके लिए कविता लिख रही है महुआ मोइत्रा. इनको कुछ शर्म है कि नहीं है? वो दूसरा वाला बोलता है चिकन ने काट देंगे, और उसके साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी. तो मुझे पता नहीं कि ये फ्री स्पीच में आता है. और केवल 2 व्यक्ति नहीं है, एक तीसरा एलिमेंट भी था इनमें. ताहिर हुसैन के बारे में हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं. हाँ. आम आदमी पार्टी ने तो ताहिर हुसैन के लिए पता क्या बोला था? ये मुस्लिम है इसलिए इसको प्रताड़ित किया जा रहा है. ये अमातुल्लाह खान का बयान है. छतों पे जो मिला था उनके घर की, और जो तस्वीरें आई थी ताहिर हुसैन के दिल्ली के दंगों के बाद, प्रत्यक्षम की प्रमाणम, भाई प्रत्यक्ष हाँ? प्रमाण था वहां पे. फिर भी, और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को गोंद गोंद कर मारा गया था. फिर भी वो मासूम था क्योंकि वो मुसलमान था. याकूब हालात का मारा, अफजल बेचारा, वो बुरहान वानी प्रोफेसर का बेटा. तो ये हर आतंकी में, अब यहाँ पे भी वो नैरेटिव कि पीएचडी स्कॉलर है. अरे तो दिल्ली ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर थे. बिल्कुल सही बात है. तो डॉक्टर थे तो ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था. क्योंकि ये एक अपने आप में एक बड़े बहस का विषय है कि एजुकेशन का टेररिज्म से अब कोई लेना देना नहीं है. ये मिथ टूट चुका है. एजुकेटेड टेररिस्ट इज इवन वर्स टेररिस्ट. ट्रू. मैं तो कहता हूं कि अगर टेररिस्ट है तो उसको मान लो कि हम लोग एक सजा देते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा सजा एजुकेटेड टेररिस्ट को होनी चाहिए. ये जो व्हाइट कॉलर होते हैं ना, ये जो बारूदी बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, ये ज्यादा खतरनाक है. इनको तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए. इनके लिए कभी कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए. और इनके बारे में तो इनको ऐसा सबक देना चाहिए कि 10 जनरेशन इसको देखे और कोई ये गलती ना करे. मतलब एजुकेटेड होने के बाद आतंकवादी बनते हैं, और यहाँ पे क्या है, डॉक्टर ऑफ टेररिज्म का स्पिन डॉक्टरिंग शुरू हो जाता है. और हालात के मारे थे. अब ये दिल्ली ब्लास्ट में ये इमरान मसूद बोलते हैं भटके हुए युवा. ये हर बार भटके हुए युवा, भटके हुए युवा है भाई. सारे युवा यही क्यों ये भटकते फटते हैं? हुए युवा है. भटके हुए ने फटते हुए हैं भाई. ये बाकी, अच्छा मैं तो समझ में नहीं आता, ये कश्मीरी पंडित कभी ये भटके हुए युवा क्यों नहीं बनते? कहाँ कभी उन्होंने बम लगा के ऐसा उनके ऊपर तो जुल्म भी हुआ ना. क्योंकि बिल्कुल। दूसरी थियरी ये है मदनी जी की, जिसको नदवी जी ने, समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोला जुल्म होगा तो जिहाद होगा. भाई जुल्म तो सिखों पे भी हुआ, नरसंहार हुआ. और जुल्म तो कश्मीरी हिंदुओं से ज्यादा किस पे हुआ? पर ये कश्मीरी पंडित कभी भटके हुए युवा बन के बम ब्लास्ट कर रहा है, ये नहीं सुना मैंने. ये परवरिश का मामला है, ये विचारधारा और सोच का मामला है. हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंडेड लगा रहे. नहीं, ये पॉवर्टी की वजह से आतंकवादी बन गया. नहीं, इसके साथ बुरा हुआ, ये आतंकवादी बन गया. नहीं, ये सोच मूल सोच है. जो भारत के साथ नहीं जुड़ता ना, वही ये बनने की उसमें रहता है. इसीलिए भारत के साथ, और भारत क्या है, तिरंगा, संविधान, जनगण मन, वंदे मातरम. पर ये वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते, और कुछ लोग वोट बैंक के नाम पे उसको जस्टिफाई करते हैं. भाई ये भारत के साथ नहीं जुड़ेंगे तो फिर इस प्रकार की चीजें होती रहेंगी. भारत के साथ नहीं जुड़ेंगे. और जो आपने बात की थी ना, बौद्धिक आतंकवाद की बात करते हैं, क्योंकि चाहे वो बुरहान वानी हो, चाहे वो हम अफजल गुरु की बात करें या याकूब मेनन की बात करें, ये सबके, इन सबके लिए आवाज़ जो है जेएनयू के जो है ना लेफ्ट स्टूडेंट्स उठाते हैं. और वहाँ पर इसी को आप बोलते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं बौद्धिक आतंकवाद. आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरफ जिस संविधान को बचाने की बात ये करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या विपक्षी जितनी भी पार्टियां हो, क्या कोर्ट के फैसले को खारिज करके उस पर सवाल उठाना, क्या ये संविधान का सम्मान करना है या संविधान का अपमान करना है? एक पूरी संस्था के ऊपर आप सवालिया निशान लगा देते हैं. पर राहुल गांधी का तो अभी पैटर्न ही ये बन चुका है. भाई उन्होंने तो कहा है कि मेरा लक्ष्य है, मैं मोदी या बीजेपी के खिलाफ नहीं, मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूँ. वो विदेश जाते हैं, वो कहते हैं भारत की लोकतंत्र समाप्त हो चुकी है, यूएस और यूके शुड इंटरवीन. वो सोरोस के चेले चपाटों से मिलते हैं, जो सोरोस भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए $1 बिलियन रखता है. वो जाते हैं, भारत के सनातन को अटैक करके आते हैं. बर्लिन में जाकर भारत की आर्थिक शक्ति जो 8.2%, 7.4% की ग्रोथ रेट हो रही है, उसमें भी जो टारगेट करके आते हैं. तो और अब चुनाव आयोग को लेकर
संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जब चुनाव हारते हैं, तो उसी श्रृंखला में जुडिशरी को भी टारगेट करना। और ये आज का नहीं है, मैं आपको इसका एक पैरेलल उदाहरण देता हूँ। एक तो उदाहरण ये हो गया कि आतंकियों को कन्विक्ट किया, चाहे अफजल गुरु मामले में, अफजल गुरु वाला मामला भी जब पहली बार राहुल गांधी गए जेएनयू, तो वो क्या मामला था, 9 फरवरी 2016 को एक कार्यक्रम रखा। वो 9 फरवरी क्या था, अफजल गुरु को फांसी का दिवस था। दिन था। हाँ, उसमें कोमेमोरेट क्या करना है, और फिर वहां नारे ये लगे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल, मतलब जजेस जिंदा है। क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी तो नहीं गए थे ना लटकाने, वो तो लटकाया कोर्ट ने। तो ये किसको बोल रहे थे? और वहां से जो यात्रा शुरू हुई कि सुप्रीम कोर्ट को गाली, आज देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की कब्र खोदेंगे। तो ये पूरी यात्रा जो है वो बेसिकली संविधान विरोधी भी है, और आतंकवाद और वोट बैंक नीति को ऊपर रखते रखते ये राष्ट्र नीति के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो राहुल गांधी है वो इन ऐसे ही तत्वों को, इनका लंबा इतिहास है। बाटला में भी एनकाउंटर हुआ, कांग्रेस के ज़माने में एनकाउंटर हुआ, वो जेन्युइन एनकाउंटर पाया गया। मोहनचंद शर्मा जी का बलिदान हुआ, उसके बावजूद भी एक सेंस ऑफ विक्टिमहुड क्रिएट किया गया कि नहीं, वो आतंकी नहीं थे। सलमान खुर्शीद जी का बयान कि आंसू आ गए थे सोनिया गांधी के। सलमान खुर्शीद का बयान, दिग्विजय सिंह का एनालिसिस कि भाई यहाँ गोली कैसे लग सकती है, वहाँ गोली कैसे लग सकती है। तो वो क्रिएट करना एक विक्टिम, सेंस ऑफ विक्टिमहुड, मतलब कि आतंकियों पे भी कार्रवाई हो तो पूरी कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ विक्टिमहुड क्रिएट करना, और वो इसी श्रृंखला में है ताकि वोट बैंक के नाम पर आतंकवाद की कार्रवाई को भी भुनाया जा सके। तो ये वो लगातार करते आ रहे हैं। और दूसरा ही आप जो शहीद हुए हैं, जैसा मोहनचंद शर्मा जी, उनको मैं भी इसलिए पर्सनली जानती थी, क्राइम कवर करती थी, और उन्होंने जिस तरह से अपना बलिदान दिया, कोई पुलिसकर्मी जब आप इस तरह की बातें करते हैं, उनका मोराल कितना डाउन होता है। आप आर्मी पे सवाल उठा देते हैं, आप पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठा देते हैं, इससे और फिर आप सपोर्ट किसका कर रहे हैं वो देखना है। बाद में ये साबित हुआ ना, बाटला हाउस वाला पूरा मामला कि क्या था, निकल के आए ना कि कौन थे, वो आतंकवादी ही थे, वहां पर रह रहे थे, या बुरहान वानी क्या था, ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। पर आप इतना हैरान है, आप पता नहीं आप ऐसे महसूस कर रही हो। एक समय था कांग्रेस ने डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा बताया था। उनके साथ ये बात तो उनके साथ गठबंधन में भाई, और डीएमके तो ओपनली प्रभाकरन को प्रेज करती है, एलटीटी को प्रेज करती है, वो उनके साथ है। तो आप क्या बोल सकते हैं? करुणानिधि जी की जब मृत्यु हुई थी तो सोनिया गांधी ने उन्हें पिता तुल्य बताया था। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, अब आम आदमी पार्टी भी ओपनली वो खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ मिलते जुलते हैं। ये राघव चड्ढा जब ये जेप्टो और ब्लिंकेट वाला माहौल नहीं बना रहे होते तो वो खालिस्तानी लोगों से लंदन में मिलते हैं। मिले थे प्रीत कौर गिल से, जो चाहती है कि खालिस्तानी एजेंडा पूरा हो। तो ऐसे तत्वों से तो मिलने का काम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार करते आ रहे हैं। वो देश एक्चुअली क्या है, मोदी विरोध एंड बीजेपी विरोध हैज़ नाउ ट्रांसम्यूटेटेड इनटू देश विरोध। तो सेना के मनोबल को तोड़ना, भाई ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, छुटपुट था, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक नहीं हुआ, कारगिल विजय दिवस उस समय नहीं मनाते थे। आज भी भारत की सेना की कोई उपलब्धि होती है तो उसको नहीं मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान का बयान कि भाई सेना डिसबैंड ही कर दो, ये सारे बयान सेना के मनोबल पर चोट करो और नक्सली को शहीद बता दो, आतंकी को बेचारा बता दो। और वो हिडमा के लिए देखा था आपने किस एयर तरह पोल्यूशन में हिडमा आ गए थे भाई। हाँ, एयर पोल्यूशन में हिडमा, और हिडमा के लिए ये जो अच्छा, आपने जेएनयू की बात की, आगे बढ़े उससे 10 सेकंड बताना चाहता हूँ। जेएनयू से क्या क्या कांग्रेस ने इंपोर्ट किया वो तो देख लो, ये सुनिए। जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद है। इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल। ये इंपोर्ट किया है इन्होंने जेएनयू से कन्हैया कुमार, जिसने नक्सली को शहीद और जो मारने वाले हैं नक्सली को, मतलब भारत की सुरक्षा बल, वो जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और आर्मी रेपिस्ट है। ये तो बयान साफ है और इसको आप झुटला नहीं सकते, इसको तो आप करवा लीजिए इसका। नहीं, ये तो अब राहुल गांधी ही बताए कि उनको क्या लगता है इसके बारे में। अच्छा, जेएनयू में इससे पहले भी देखिए, मैं किसी यूनिवर्सिटी को ब्रॉड बात यूनिवर्सिटी की नहीं, विचारधारा के जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी भी वहीं से है, जयशंकर जी भी वहीं से है। पॉइंट इज कि वहाँ पे राष्ट्रवादी भी लोग हैं, पर पॉइंट इज कि वहाँ पर जब लड्डू पेड़े बांटे जाते हैं, जब दंतेवाड़ा में हमला होता है, और कांग्रेस के ज़माने में हुआ, बिल्कुल, और तब से लेकर अफजल गुरु के लिए, या अफजल गुरु के बाद अब उमर खालिद और शर्जील के लिए, तो एक थॉट प्रोसेस तो है, पर वो थॉट प्रोसेस
केवल कुछ एरियाज में बच चुकी है, वो लगातार पूरे देश में उस थॉट प्रोसेस का सफाया हो रहा है। जिस तरह से जेएनयू में कार्रवाई की गई है, इस तरह के जिन लोगों ने नारे लगाए थे, इस बार कार्रवाई जो की गई है, ये अपने आप में बताता है कि जेएनयू खुद एक ऐसी संस्था है जो नहीं चाहते कि इस तरह के एलिमेंट्स उनके यहाँ रहें और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, देशद्रोही गतिविधियों का वो केंद्र बने। ये बदलता हुआ जेएनयू है। वो जो विचारधारा को सपोर्ट करने वाले थे, मुझे लगता है उनकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि जो बातें वहाँ से उठ रही हैं, अभी से नहीं, आपने जिस तरह से बताया कि जब वो नक्सली हमले में हमारे सुरक्षा बल शहीद हुए थे तो कैसे जश्न मनाया गया था, मुझे अभी तक याद है वो चीज़। और उसके बाद ये अफजल गुरु के लिए जो बरसी पर उसकी नारे लगे थे, वो सबने देखे। ये जो एक इकोसिस्टम वहाँ पर बन रहा था, उसके खिलाफ अगर इस बार कार्रवाई हुई है, सस्पेंड किए गए हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ पर, ये ज़रूरी भी है और ये बताता भी है कि जेएनयू को बदनाम करने की जो कोशिश की गई है, जेएनयू का तो इसमें कोई हाँ, लेना विचारधारा के जो लोग हैं वहाँ विचारधारा पर, उनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। ये इंस्टीट्यूशनल नहीं, ये आइडियोलॉजिकल है। एग्जैक्टली ये इंस्टीट्यूशनल नहीं, आइडियोलॉजिकल है। और जेएनयू में अब मुझे लगता है कि वो ये कह सकते हैं जागरूकता भी आई है और इस तरह से वहाँ पर आवाज़ें उठने लगी कि मैं हम इसको एक दूसरा जेएनयू बोलता हूँ। जेएनयू तो यूनिवर्सिटी का नाम है, ये उसको बोल सकते हैं जिहादी नेटवर्क ऑफ उम्मा। मतलब इनकी जो उम्मा है उसका जिहादी नेटवर्क है, वही ऐसी बातें करता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे होता है। और ये नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो मैं देख रहा हूँ बंगाल में, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी बंगाल का की सबसे हम ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं सुंदर स्वरूप देख ही रहे हैं। बंगाल का आपने बात की तो अब बंगाल पे ही आ जाते हैं भाई। अब ममता बनर्जी पेन ड्राइव लेके घूम रही हैं, उन्होंने बोल दिया है आईपैक के जो प्रतीक जैन है, ईडी कार्रवाई करने पहुंची हवाला के मामले में, और जिस तेजी से वो वहां पहुंची हैं, अपने वो जो फाइल उन्होंने हरे रंग की जो लेके निकली हैं, उसके बाद सड़कों पे मोर्चा निकल आया, कोर्ट के अंदर भीड़ हो गई, 14 जनवरी तक मामला टाल दिया गया। अब वो कह रही हैं कि मेरे पास पेन ड्राइव में सारे सबूत हैं गृह मंत्री के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। देखिए, आपने सुना नहीं ठीक से, मैं भी कल उनके उस बयान को 3-4 बार मैंने स्लो मोशन में सुना, तब मेरे समझ में आया। पेन ड्राइव नहीं बोला उन्होंने, बोला पेन ड्राइव है मेरे पास। पेन है बहुत। अच्छा, पेन क्या होता है उनको कि एसआईआर करो, भारी को निकालो, पेन होता है। ये आतंकवादी को निकालो तो पेन होता है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ो तो पेन होता है। ये पेन है। आज क्या है, माँ माटी मानुष नहीं है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आज है 20 से बलात्कारी बचाओ, 20 से भ्रष्टाचारी बचाओ और 20 से भारी बचाओ। भारी मतलब घुसपैठिया बचाओ। तो यही बन चुका है आज पश्चिम बंगाल का तृणमूल कांग्रेस का मॉडल। क्योंकि देखिए, अब आपने इतने वर्षों में, और हम लोगों ने जब से स्वतंत्रता पाई है तब से लेकर आज तक, किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने ऑन गोइंग पुलिस या ईडी या सीबीआई की एक्शन के टाइम पर एक निजी कंपनी में जब वो कार्रवाई हो रही है तब जाकर फाइल और एविडेंस चोरी करना, ये तो फाइल चोरी बोलते हैं इसको। अच्छा, वो फाइल लेकर निकल जाना, और एक निजी कंपनी के लिए जो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, मान लीजिए कि आपको लगता है कि बायस्ड है इसमें, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, तो इसका सही तरीका क्या है? आप कोर्ट जाके स्टे लो या आप कोर्ट जाके क्वॉश करवाओ। पॉइंट 1, अगर मान लीजिए पोजीशन रिवर्स होती, एक निजी कंपनी होती उत्तर प्रदेश में जिसमें रेड चल रही होती और योगी आदित्यनाथ जी जाके उसको वहाँ पे जाके फाइल निकालते, तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ वाले इकोसिस्टम क्या बोलता? और आज चुप है। गजब है। तीसरी बात, ममता जी की पार्टी ने बोला और डिबेट्स में आई कि हमारे पार्टी की स्ट्रैटेजी को चोरी कर दिया। ठीक, कि हमारी पार्टी स्ट्रैटेजी को चोरी कर दिया। ये हमारी स्ट्रैटेजी जानना चाहते थे, हमारी कैंडिडेट की लिस्ट थी। तो मैंने जरा जूम किया वो फाइल, वो ग्रीन फाइल पर, तो ग्रीन फाइल पर जूम करने पर पता चला एक फाइल पे लिखा था फरवरी 2022। ठीक है, अब फरवरी 2022 में कौन से कैंडिडेट की लिस्ट आ रही थी अभी 26 के चुनाव की? दूसरी बात, ये डिफेंस देकर खुद फंस गए हो, क्योंकि अगर आप विजुअल देखोगी जब ममता बनर्जी अंदर गई वगैरह और ये लोग फाइल लेकर निकले सब, तो उसमें बंगाल पुलिस थी। ठीक, अगर टीएमसी का मैटर है, वो टीएमसी की फाइलें हैं, आईपैक का वो बता रहे कि टीएमसी का स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट वहाँ पे था, तो बंगाल पुलिस क्यों गई भाई? मैं समझ सकता हूँ टीएमसी के कार्यकर्ता फिर भी चले जाए, हालांकि वो भी इलीगल है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर बंगाल पुलिस सरकारी फाइल हो तो जाए, समझ में आता है। टीएमसी की फाइल के लिए क्यों? मतलब सरकार और टीएमसी में कोई अंतर नहीं है, और आईपैक उसका केंद्र है जहां पर सरकार की भी फाइल आ रही है क्या? उन्होंने तो ये बोला ममता बनर्जी ने कि मैं तो है ना अपनी पार्टी के लीडर के तौर पे वहां गई थी, मुखिया के तौर पर, सीएम के तौर पर नहीं गई नहीं, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। हालांकि उनको पार्टी के
मुखिया के रूप में भी ये अधिकार हाँ, नहीं है। ईडी की कार्रवाई को रोकना, भाई आप मुझे बताओ, केंद्रीय जांच एजेंसी की किसी भी कल कार्रवाई को किसी रोकना। प्राइवेट व्यक्ति के घर में रेड हो रही है, आप जाकर उनके घर में एंटर करके लेकर आ सकती हो क्या फाइल? आपको गिरफ्तार कर देंगे ना। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो कॉमन मैन और सीएम में कोई अंतर नहीं है ना कानून की दृष्टि से। और अब वो सीएम की दृष्टि से जाए या वो पार्टी अध्यक्षा की दृष्टि से जाए, दोनों ही काम इलीगल है। पर मैं उस पर एक और एलिमेंट जोड़ रहा हूँ। अगर आप कह रही है कि आप टीएमसी के नेता के हैसियत से गई, तो पुलिस वहां पर क्यों जा रही थी? पश्चिम बंगाल की पुलिस का ईडी वर्सेस टीएमसी की फाइल को लेकर सो कॉल्ड, हालांकि वैसा नहीं है, वो तो आईपैक पर रेड थी, उसमें बंगाल पुलिस का क्या मामला है? वो कैसे चली गई? बंगाल के डीजीपी से पूछना चाहिए, बंगाल के कमिश्नर से पूछना चाहिए कैसे कर रहे हैं ये काम। उनको संविधान को आंसरेबल होना है, उनको ममता बनर्जी को आंसरेबल नहीं होना है। संविधान की चिंता होनी चाहिए उनको। वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये क्या लगा रखा है बंगाल में? ईडी की टीम जाए उसके ऊपर रोक, एनआईए की टीम जाए उसको अटैक, सीआईएसएफ जाए उस पर अटैक, बीएसएफ जाए उस पर अटैक, 2017 या 19 में वो सीबीआई की भी तो रेड पड़ी थी, तब भी तो वो धरने पे पड़ गई थी, धरने पे राजीव कुमार के साथ। हाँ। अभी बेचारी एक बीएलओ, हाँ, एसआईआर चल रहा है, एक बीएलओ आदिवासी समाज से, वो खबर ऑर्गेनाइजर ने छापी भी थी, उसमें बांग्लादेशी का नाम काटा तो बांग्लादेशी ने हमला किया और टीएमसी वाले उसके समर्थन में पहुंच गए। और आदिवासी महिला बीएलओ, वो उनकी सरकार की ऑफिसर। तो ये क्या तरीका बन चुका है कि जो भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी हो या कोई राष्ट्रीय सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हो, उस पर ये हमला कर देते हैं, क्योंकि इनको भारी मतलब घुसपैठिया, बाबरी, बलात्कारी और भ्रष्टाचारी बचाना है। बलात्कारी के भी तो पक्ष में आ गए थे, आरजीकर में याद है में, हाँ। कितने डॉक्टर्स पे हमले किए इन्हीं के मंत्रियों ने। अच्छा, ये वो व्यक्ति भी है, कैसे ही हम इसको भूल जाते हैं। सीए कानून पार्लियामेंट ने पास किया, इन्होंने बोला मैं इधर लागू नहीं होने दूंगी। तो संविधान की तो मानते ही नहीं है। दूसरा, माँ, माटी, मानुष और महिलाओं की बात करती हैं, और फिर उनका ही ये स्टेटमेंट था कि लड़कियों को अपना ध्यान रखना चाहिए। जब एक और केस आया 8 बजे अंदर होना है घर के। यानी ये किसी महिला मुख्यमंत्री से किसी महिला सुरक्षा को लेकर इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। पर ये तो उनका पैटर्न है। और 2012 से पार्क स्ट्रीट रेप केस हुआ, तब उन्होंने बोला उस विक्टिम के बारे में कि शी वॉज अ सेक्स वर्कर। हालांकि सेक्स वर्कर का मतलब ये नहीं कि आप किसी का रेप करो, बिल्कुल ठीक। पर इवन देन आई डोंट नो व्हाट दे मेंट, बट उन्होंने बोला कि वो सेक्स वर्कर थी, मतलब वहाँ पे भी बलात्कारी को क्लीन चिट। फिर उसके बाद कई सारे ऐसे गैंग रेप्स हुए। उसमें एक गैंग रेप मुझे याद आता है, एक रेप याद आता है हंसखली। उसमें एक बच्ची का रेप हुआ, उसको फिर वो ब्लीड कर करके मर गई। रेपिस्ट था टीएमसी का नेता का बेटा। तो इन्होंने आके बोला कि लव अफेयर था। अभी उसमें कन्विक्शन हुई उस नेता के बेटे की, अभी एक महीने पहले। फिर आरजीकर में आपने देखा, दुर्गापुर में वो स्टेटमेंट, शर्मनाक स्टेटमेंट दिया गया कि भाई अच्छा कि आप 8 बजे, और दुर्गापुर नाम, हाँ, नाम दुर्गापुर है और बातें, और काम ये हो रहा है और वहाँ पे डिफेंड किया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। और आरजीकर में भी आपको याद होगा, आरजीकर में जब ये रेप हुआ, वो तो बच्ची बेचारी उसमें थी मेडिकल कॉलेज में। फिर उसके बाद इनके सरकार ने एक निर्देश पारित किया कि नाइट शिफ्ट महिलाओं की नहीं होनी चाहिए। और अभी हम बात करते उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में लगाओ, अब आपको परमिशन है। इसको मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि एक बार, हाँ, हालांकि यहाँ पे जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, और हमारा जब मैं वहाँ ये आज तक में एक हमारी पत्रकार थी वहाँ पर, सौम्या, उनके साथ जो उसकी हत्या हुई थी उस समय, उसके बाद किसी ने ये नहीं कहा सरकार ने कि आप नाइट शिफ्ट में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई गई रात के लिए, आप सुरक्षा दीजिए, काम मत रोकिए उनका, काम मत रोकिए। सरकार का यही काम होता है ना, सुरक्षा प्रदान करना। ये तो फिर वो इसको बोलते हैं ना कि डबल वैमी या डबल जेपडी, की एक तो महिला के साथ अत्याचार हुआ और अत्याचारी को ब्लेम करने के बदले उसको प्रॉपर वो उस आदमी की गलती है वो मानने के बदले अब महिला को ही और प्रताड़ित कर रहे कि भाई आप क्यों बाहर निकली 8 बजे। संदेश खाली में भी वही है। और शाहजहां शेख ने अभी 1.5 महीने पहले एक विटनेस की हत्या जेल से करवा दी है। जेल से एक हत्या करवा दी है, आपको ये पता है ये बात? एक गाड़ी ने विटनेस, जो शाहजहां शेख के खिलाफ विटनेस था, उसकी गाड़ी पे टक्कर मार मार के उसके बेटे को खत्म कर दिया। और हम इसकी चर्चा ही नहीं कर रहे, चर्चा ही नहीं हो रही। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, मैं इसलिए उन पर इतना गुस्सा होता हूं क्योंकि
ये लोग छोटी छोटी चीज़ों को इतना उठाते हैं, बड़ा करते हैं, करे, उनका अधिकार है, धर्म है उनका कि वो ऑपोजिशन के नेता करे, पर ये पश्चिम बंगाल में आपको दिखाई नहीं दे रहा। और आपके नेता अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं, अब इसमें भी उन्होंने बोला है कि भाई ये पहली बार एक मुख्यमंत्री एक चोर के बचाव में चली गई, पर इस पर चुप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुप, ये आरजी कर पर चुप, ये संदेश खाली पर चुप, ये दुर्गापुर पर चुप। ये क्या लगा रखा है? और ये संविधान बचाव हो रहा है। सिलेक्टिव आउटरीच रहता है। वन आइड, एकदम सब एक आंख से ही देखना, दूसरी आंख चलती नहीं उनकी। भाई कर्नाटका में बुलडोजर चले तो बहुत अच्छा बुलडोजर होता है, उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ चला दे बाबा तो भाई वो बुलडोजर एकदम सांप्रदायिक हो जाता है। अब ये दिल्ली के अंदर वो हुआ, एक मस्जिद की एक ईंट को नहीं छुआ, ओ ये क्या कर दिया, मुसलमानों पर बुलडोजर चला दिया, फैजे इलाही मॉस्क पर चला दिया। पाकिस्तान ने भी वही लाइन पकड़ी। अभी इन्होंने बेंगलुरु में एक और डेमोलिशन किया है। तो पहले तो एक किया जिसपे केरला के मुख्यमंत्री बढ़ के, ये बताइए ना, हैदराबाद में ओवैसी जी के इलाके में कितनी कर दिया। मस्जिदें गिराई गई हैं? अच्छा यहाँ पे दिल्ली में तो मस्जिद नहीं गिरी, वो मस्जिद वहीं की वहीं खड़ी है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। आसपास का अतिक्रमण हटाया मैं तो गया। कई बार गया हूँ उस मस्जिद में, वहां पे मेरे कई कार्यक्रम भी रहे हैं, पर वहां पे जो अतिक्रमण सरकारी जमीन पे हुआ उसको हटाया गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद। कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई इसको हटाओ, और वो भी कमेटी से बात करने के, मस्जिद कमेटी, अमन कमेटी, सबसे बात करने के बाद वहां पे फिर वो एक प्रकट हो गया समाजवादी पार्टी का वही सांसद नदवी, जिसको उस इलाके के बारे में कुछ नहीं पता। और फिर एसटी हसन साहब ने उसको जस्टिफाई किया कि नहीं स्टोन पेल्टिंग नहीं करेंगे वहां के लोग, तो क्या करेंगे, मतलब स्टोन पेल्टिंग जबकि हुई। इस पूरी कार्रवाई में वक्फ बोर्ड भी वहां पर मौजूद था, कार्रवाई सभी सबका पक्ष रखा गया था, उसके बाद ही कोर्ट का फैसला हुआ। ये संविधान है, ये संविधान की रक्षा की बातें करने वाले लोग हैं, उनको कि सड़क पे अराजकता फैल रही है तो उसको बढ़ावा देना। इस पे भी राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला, उनके नेताओं ने आके स्टोन पेल्टिंग को जायज बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ममता बनर्जी फाइल और एविडेंस चोरी करके ले जाए, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। ये इसीलिए मुझे गुस्सा आता है इनकी सिलेक्टिवनेस पे, इनकी हिपोक्रेसी पे। एसआईआर को लेकर भी ममता बनर्जी काफी उखड़ी हुई रही हैं। अगर हम देखें जो अभी फर्स्ट ड्राफ्ट जो हो चुका है एसआईआर का, उनका यही कहना था कि ये एसआईआर नहीं एनआरसी करने की कोशिश की जा रही है। पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें जो मुस्लिम इलाके रहे हैं जिनमें सबसे कम वोट वहाँ कटे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी अभी फर्स्ट ड्राफ्ट आ गया, हाँ, उसमें उसमें सबसे तो ज्यादा 18-19% कटे, सबसे ज्यादा तो वहीं कटे हैं। और जो 10 जिले जिसमें कटे जैसे लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, इनको तो भाई बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। बिल्कुल। और जो तमिलनाडु है और बंगाल है वहाँ पे 7-8-10% से कम कटे हैं, हाँ। डिलीशंस हुए हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में 19%, गुजरात में 15%। हाँ। भाई ये प्रक्रिया है, आपको अगर पसंद नहीं है तो एक महीना है, जिनके नाम गलत कटे हैं या गलत डिलीट हुए उसको जोड़िए ना, आपके पास बीएलए है तो बीएलए का इस्तेमाल कीजिए, और जिनका नाम जोड़ना है सबका नाम जोड़िए। हमने तो देखा ऐसा अनाउंस हुआ तो ऐसा थैली भर भर के लोग बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। ये वहाँ बंगाल में भी हुआ, यही पश्चिम बंगाल में ही हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। जो डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं वो भी सब देख रहे हैं, और किस तरह से बॉर्डर इलाके में हो रहे हैं ये तो आप तथ्यों के साथ चीजें सामने आ चुकी हैं। एक्चुअली मेरी कॉन्स्पिरेसी थियरी तो क्या, ये तो लॉजिकल थियरी है कि ये वाला जो विषय है, जो एसआईआर, इसमें जो घुसपैठी है, इसमें फेक वोटर्स जो डिलीट हुए हैं, और जो परिस्थितियां बांग्लादेश में बनती जा रही है, जिसके चलते पूरे बंगाल और पूरे देश में एक कॉन्शियसनेस जागा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी ने पूरा का पूरा जो है इसको सिचुएशन को ऑर्केस्ट्रेट किया, वहाँ पे पहुँच गई प्राइवेट कंपनी के रेड के दौरान, और अब वो अपना बैटल पर्सनलाइज करना चाहती है कि भाई देखो मेरे खिलाफ है, और फिर वो वही आ जाएगा कि बंगाली के खिलाफ है, बंगाल के खिलाफ है, ये सारा नैरेटिव है। पर एक्चुअली अगर ममता बनर्जी से एक चीज़ पूछा जाना चाहिए तो उनको पूछा जाना चाहिए कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, अब पैरेलल्स देखिए, वहाँ पे दीपू दास से लेकर अभी एक लंबी फहरिस्त आ गई हिंदुओं के। भाई मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, चंदन दास कौन था? बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रताड़ना होती है, बीएसएस को कौन प्रताड़ित करता है बंगाल में, रामकृष्ण मिशन को कौन गालियाँ देता है। अब बांग्लादेश में देखिए कि वहाँ पर हिंदू अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, जैसे उसके धार्मिक जो चीज़ें पर्व है, आरती है, पूजा है, और यहाँ पर जागोमा गाने पर पीट दिया जाता है। बंगाल में पीटा था टीएमसी के कार्यकर्ता ने और पुलिस ने उसका समर्थन दिया। वहाँ पे मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, बंगाल में भी देवी की मूर्तियाँ तोड़ी गई। तो मुझे लगता है पैरेलल अगर आप देखेंगे, पैरेलल किस प्रकार से बनते जा रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस लोगों के मन में है।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि बंगाल बांग्लादेश है, पर मैं कह रहा हूँ कि लोगों के मन में ये डेमोग्राफी के चलते जो एक हमारी डेमोक्रेसी पर एक खतरा मंडरा रहा है ना, वो उनके मन में कॉन्शियसनेस जाग चुका है। और जिस सीए को उन्होंने लागू नहीं किया, आज अब वही सीए उन्हीं बांग्लादेशी हिंदुओं सुरक्षा कवच बन के गया। सुरक्षा कवच बन के आता, क्योंकि ये सवाल तो अब पश्चिम बंगाल की जनता को पूछना चाहिए और समझना चाहिए कि जो वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, आज अगर पश्चिम बंगाल में सीए होता और वहाँ से अगर आना चाहते हैं असुरक्षित हिंदू, तो उनको वहाँ जगह मिलती। सीए उन्हीं के लिए था ना, विशेष तौर से। न केवल उन्होंने सीए का विरोध किया इस पूरी जमात ने, पर जिस प्रकार से ये जमात गाजा के मुसलमानों के लिए तो बोलती है और ढाका के हिंदुओं के लिए, और ये एससी समाज के लोग हैं। मंडल कौन है? एससी समाज की। दीपदास कौन है? ये एससी एसटी ये लोग हैं। तो फिर भी इनका दिल नहीं पसीजा। ये गजब ह्यूमैनिटेरियन है भाई, वहाँ के मुसलमानों के लिए तो देख लिया सब कुछ, ऑल आइज ऑन राफा, और ढाका की तरफ तो आके ही नहीं करनी। दिग्विजय सिंह ने तो आकर बोला कि भाई भारत में मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा है इसलिए बांग्लादेश में हो रहा है। सैम पित्रोदा ने भी ये जस्टिफिकेशन दिया। हनुमंत राव कांग्रेस के नेता ने बोला कि एसआईआर हो रहा है इसीलिए बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। कोई सेंस ही मतलब नहीं कि है इस बात का। मतलब 1947 से लेकर, मतलब जब यूनाइटेड पाकिस्तान था तब 1947 से लेकर आज 2% हो गए हिंदू, 23% से 2%, तो वो सब एसआईआर की वजह से हुए क्या? और दूसरी बात यह है कि ये हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है इकलौता, फिर भी हम देखें तो पाकिस्तान में फिर भी बंद हुआ, चलो एक समय के बाद, एक समय तक बहुत दंगे होते हैं। बांग्लादेश ऐसी जगह है जहां पर 47 के बाद से लेकर आज की डेट तक हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, कम ज़्यादा तेज़ी से कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, लेकिन ख़त्म कभी नहीं हुए, बंद कभी नहीं हुए। नहीं, दोनों में से कोई भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि एक समय 71 तक तो वो ईस्ट पाकिस्तान ही था, और दोनों ही जगह पे हमने देखा है कि चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी माइनॉरिटी हो, वो एक विचारधारा है ना। ये विचारधारा ही ऐसी है कि जब वो मेजॉरिटी में रहती है तो उसको लगता है कि अब बस पूरा मेरा साथ हो जाए, वरना मैं जो मेरे खिलाफ है उसको मैं फोर्स के साथ कन्वर्ट करूँगा। वही चीज़, ये डेमोग्राफिक चैलेंज हमने भारत में भी तो देखा है। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में भी यही हुआ है। 7 बार जेनोसाइड हुआ हिंदू कम्युनिटी का। अब देखिए मल्लापुरम की क्या स्थिति हो रही भाई। वहाँ पे जब एक डेमोग्राफिक चेंज होता है तो वहाँ पे एक ये कानून लाया गया कि बच्चियों की 18 साल के कम की बच्चियों की शादी हो सकती है, फिर वो रद्द करना पड़ा स्टेट गवर्नमेंट को इंटरवीन करके। तो कानून और संविधान गोज आउट ऑफ द विंडो, डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म गो आउट ऑफ द विंडो द मोमेंट हिंदू बिकम्स द माइनॉरिटी। और इसीलिए डेमोग्राफिक चैलेंज इज द मेन चैलेंज, और इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और इसी कॉन्शियसनेस पर चुनाव चल रहे थे, इसीलिए ममता बनर्जी ने ये पूरा का पूरा ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट किया। एक सवाल जो विपक्ष क्या आम जनता ये पूछती है कि जब हमको पता है कि ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो गैर कानूनी है, इस तरह से किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई में आप बाधा उत्पन्न करते हुए सिर्फ बाधा उत्पन्न नहीं कर रही, फाइलें चुरा के निकाल रही हैं, क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था? लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं किया कोई गया? मुख्यमंत्री को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमारी कानून की जो व्यवस्था है उसमें सैंक्शन चाहिए किसी भी मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मामला कोर्ट्स में पहले से लंबित था। तो ईडी ने इसमें यह निर्णय किया कि उन्होंने सारे तथ्य, और इंक्लूडिंग द मिसयूज ऑफ बंगाल पुलिस, इंक्लूडिंग द फाइल्स बीइंग स्टोलन, इंक्लूडिंग द सीक्रेट कार जिसमें डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र करके लेकर गए, वो सारी चीज़ें उन्होंने हाई कोर्ट के सामने रखी है। हाई कोर्ट इज़ वेरी वेल एम्पावर्ड टू गिव दी सैंक्शन फॉर वॉट एवर लीगल एंड पीनल एक्शन दे वांट। तो मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट में आप देखिए भीड़ बेकाबू हो गई और कार्रवाई को स्थगित इसीलिए तो करवाया स्थगित। आगे आगे करवाना पड़ा। टीएमसी के लोगों ने इसीलिए स्थगित करवाया क्योंकि वो जानते हैं कि कोर्ट में ये मामला आएगा, तथ्य रखे जाएंगे, ईडी अपना पक्ष रखेगा, तो पूरा बेनकाब किया जाएगा कि कैसे ममता बनर्जी ने एक भ्रष्ट कंपनी को, एक निजी कंपनी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और पुलिस के पद का और इंस्टीट्यूशन का मिसयूज किया। ठीक है, भीड़ को उन्होंने जिस तरह से वहां पर भेजा है 14 तारीख तक देखते हैं, वरना ईडी के पास फिर सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता तो है ही बिल्कुल। आगे और जाने मुझे का। लगता है अभी तो जनता के कोर्ट का जनता के कोर्ट का इख्तियार दिया रास्ता है। और जाएगा। दूसरा ये है कि न्याय व्यवस्था पे विश्वास अब किसी पार्टी विशेष को हो या ना हो, लेकिन देश की जनता को तो है। और कानूनी कार्रवाई हमने तो अभी तक यही देखा है कि कानूनी कार्रवाई से ही, चाहे वो ये वाली सरकार चलती हो, चाहे देश के बड़े बड़े निर्णय हुए हो, चाहे राम मंदिर हो, 370 हो, कहीं पे भी कानून का उल्लंघन
उल्लंघन नहीं किया गया और जबरदस्ती जो इम्पोज करने वाले राष्ट्रपति शासन इम्पोज करके अपनी ताकत दिखाने का काम जो नहीं, कर सकती इसमें थी कांग्रेस को ही हम नहीं किया रिकॉर्ड, कभी। हाँ, कांग्रेस का रिकॉर्ड बरकरार रहेगा इसमें। तो कांग्रेस इसकी चिंता ना करे, वो रिकॉर्ड उनके ही नाम पे रहेगा कि देश में संविधान का सबसे गलत इस्तेमाल संवैधानिक उन प्रावधानों का जो अंबेडकर जी नहीं चाहते थे, अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया और वो रिकॉर्ड उन्हीं के नाम रहेगा। पर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री और लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड हमारे नाम होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी है, जिस तरह से आपने पूरी बंगाल की सिचुएशन समझाई, ममता बनर्जी जो कर रही है, पश्चिम बंगाल की जनता को देखना चाहिए, समझना चाहिए और जो उनको समझ में आता उस हिसाब से इस बार अपना निर्णय सरकार बनाते समय करना चाहिए। शहजाद जी, आप आए पूरी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद आपका। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।